नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरणविद एवं पद्मभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी की जयंती पर पोस्ट कर उनका शत-शत नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि हिमालय की रक्षा के लिए आजीवन समर्पित रहे महान पर्यावरणविद एवं पद्मभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा जी की जयंती पर शत-शत नमन। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य सदैव समाज को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार की ओर से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को कृषि के दर पर विद्युत उपलब्ध कराने का शासन देश जारी किया गया था, लेकिन इस शासन देश का पालन न होने की शिकायतें मिल रही है। इसके अलावा काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में 22 इंडस्ट्रियां लगाई जानी थी, लेकिन अभी तक सभी उद्योग की इकाइयां स्थापित नहीं हो पाई। सरकार ने एक जियो के तहत जो हमारी फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उनको कृषि के दर पर बिजली देने का शासनादेश निकाला था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काशीपुर जो मेगा फूड पार्क है वहां पर जितनी इंडस्ट्री 22 लगनी थी पूरी नहीं अभी लग पाई हैं, और जिन कुछ लोगों को सब्सिडी दी है उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट करके होना यह था कि एक पटपन उनसे लेना चाहिए था, बाकी गैप फंडिंग हॉर्टिकल्चर द्वारा दी जाती, उनको एक पटपन के हिसाब से फंडिंग जो है गैप फंडिंग सरकार द्वारा की गई है। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डेलीवेज कार्मिकों के वेतन को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल कृषि मंत्री गणेश जोशी ने डेलीवेज कार्मिकों के वेतन और विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं के संबंध में समीक्षा की है। मंत्री ने कहा है कि श्रम विभाग के नियमानुसार सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के सापेक्ष जीवी वेतन विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का दैनिक वेतन कम है, जिसकी हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को वेतन के संबंध में जल्द से जल्द समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। आज पटना यूनिवर्सिटी जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग, अपर सचिव वित्त, नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहाँ के श्रमिकों की जो को वेतन दिया जाता था बहुत कम है, और क्योंकि सरकारी उपक्रमों में जितना भी श्रमिकों को वेतन दिया जाता है श्रम विभाग के नियमों के अनुसार उनको दिया जाता है, और हर 5 साल में उसका रिव्यू होता है। तो मैंने श्रम के अधिकारियों को निश्चित किया है कि 19 के बाद अब 24 आ गया है, आप उसको रिव्यू करें ताकि उसकी का राहत जो है कर्मियों को मिल सके जो वहां पर श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। देहरादून के परेड मैदान में 5 जनवरी से शुरू हुए राज्य युवा महोत्सव का आज समापन होने जा रहा है। महोत्सव के आखिरी दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं के युवा विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां यहां पर शुरू कर दी। इसी कड़ी में जल्दी बीजेपी की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
इस पर जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक मीडिया कार्यालय का आयोजन करने जा रही है, जिसमें सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर पर एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस मीडिया कार्यशाला में अपने सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं जिले स्तर पर हैं, जिले स्तर पर जो मीडिया के प्रभारी हैं, प्रदेश स्तर पर जो मोर्चों के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं और हमारे मुख्य संगठन के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया की जो टीम है, पैनलिस्ट की जो टीम है, इन्हीं सभी का संयुक्त रूप से एक मीडिया कार्यशाला हो रही है। इस मीडिया कार्यशाला में अपने देश के मीडिया प्रभारी, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी और केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी इसमें रहने वाले हैं। अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के संगठन मंत्री अजय जी का मार्गदर्शन इसमें मिलने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर यहां पर बनाया गया है। गोविंद सिंह कुंजवाल पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, जिसमें बूथ कमेटियों को मजबूत करने से लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत दावेदार तलाश करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस को काफी मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रदेश का नेता बन सकता है लेकिन अपने बूथ का मजबूत नेता नहीं। का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के समाज की सेवा भी की है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारी उनको एक समन्वयक के तौर पे लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए दी गई है, इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। पर ज़्यादा केंद्रित नहीं है। मेरा काम यह है कि इस लोकसभा सीट में कांग्रेस जिताई जाए, मजबूत की जाए। उसके लिए जो भी हमको मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको मैं धरातल से शुरू करके ऊपर तक मजबूत करने का काम करूंगा, ताकि यहाँ हमको बढ़त मिल सके, हम आगे जीत सकें। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और सबसे पहले देखो, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास मतदाताओं की कमी नहीं है, लेकिन सारे कार्यकर्ता जो हैं जिस भी लोकसभा सीट के हैं वो एकजुट होकर के ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए काम करना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से भारत पराजित हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया नहीं, पूरी सर्वे के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी, ऊपर जो हमारे लोग हैं टिकट बांटने वाले, उनके सामने जब लिस्ट जाएंगी, हर स्तर से जाएंगी, हमारे स्तर से भी जाएगी, जो सर्वे करने वाली टीम केंद्र की है उसके स्तर से भी जाएगी, प्रदेश स्तर की भी टीम सर्वे होगी और भी कोई एजेंसियों से वो मांग रहे हैं तो वो भी जाएगी। तो उसके बाद उसको सोच समझ करके वो तय करेंगे, हाई लेवल वाले उनके हाथ में है, वो टिकट तय करेंगे। साल 2014 से उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर काबिज भाजपा के सामने हैट्रिक लगाने की बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। भाजपा ने राज्य में लोकसभा की 5 सीटों पर इस बार 5 लाख से अधिक मतों से जीत का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, देश में जिस तरीके से महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है सरकार, घर घर में बेरोजगारों की फौज है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, जो है मातृशक्ति जो है कानून व्यवस्था पर जो है लगातार सरकार से कानून व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने की मांग कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उसके बाद भी अगर भाजपा इस प्रकार का नारा लगा रही है तो मुझे लगता कि भाजपा के पास कोई ऐसा मंत्र होगा, कोई ऐसी बूटी होगी जिसके अहंकार में वो इस प्रकार का नारा लगा रही है। देश की जनता तो जो है भाजपा को पसंद नहीं कर रही है, भाजपा के लगातार विरोध में सड़कों पर उतरी हुई है। तो इस नारे में मुझे लगता कुछ तो दाल में काला है।
लेकिन राजनीतिक दल है, नारे लगाते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार जनता के भरोसे पर, जनता के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में, और मेरा पूरा भरोसा है इस बार केंद्र की सत्ता से भाजपा की जो है विदाई तय है। समय का इंतजार कीजिए और बहुत जल्दी जो है भाजपा का जो दावा है, भाजपा का जो नारा है, उसकी पोल भी जनता खोल देगी। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्व विधायक ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के बारे में टिप्पणी करते हुए उन पर कुछ आरोप लगाए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री की ओर से ये कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसके तहत कुंवर प्रणव सिंह ने चैंपियन को 7 दिन के अंदर जवाब देना है। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ड्रेनेज और सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य कर रहा है, जिसके चलते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और यातायात का दबाव बन सकता है। वहीं कार्य मुख्य मार्ग पर प्रारंभ होने पर प्रिंस चौक से डायवर्ट किया जाएगा। ये कार्य करीब 2 महीने तक किया जाएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी इन्वेस्टर समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्यथा अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को उसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड की बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। बैठक में यात्रा के लिए तैयारियां, निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र के वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बीकेटीसी एक स्तर से भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों के वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है, और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के झांझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव की घटना हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोग उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपने अपने काम में जुट गई है। इस घटना पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि रात करीब 3 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी, उसके रेस्पॉन्स में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जिला रेंज में इंटरसेप्टर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से पार्क प्रशासन के 2 अधिकारियों सहित 4 लोगों की यहां पर मौत हो गई है, जबकि पार्क की वन्य जीव प्रतिपालक चिला नहर में गिरी कार का लापता हो गई है। वहीं घटना में 5 अन्य लोग घायल हैं, जिनको उपचार के लिए एम्स में भर्ती किया गया। मरने वालों में पीएमओ में तैनात एक वरिष्ठ अफसर के भाई भी शामिल है।
उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर सीधा असर पड़ेगा। अयोध्या में बना रहे भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संपूर्ण देवभूमि में जुड़ेगी। अयोध्या में अक्षत श्री राम मंदिर का चित्र और रामलीला के विराजमान होने संबंधित पत्र घर घर प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न मंदिरों समेत 20,000 से अधिक स्थलों पर विशाल एलईडी स्क्रीन पर समारोह का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि देश के चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा है कि दिया है कि इसमें राजनीति हो रही है, वे नहीं होनी चाहिए। देश में प्रति वर्ष भगवान राम के आने के उत्सव पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, देश की चारों पीठों के शंकराचार्य जो है इस पे अपना मत व्यक्त कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि इस पे जो है जो राजनीति हो रही है राम मंदिर के मुद्दे पे वो नहीं होनी चाहिए। और इस देश में तो आप देखते हैं प्रतिवर्ष जो है दीपावली का त्योहार भगवान राम के जो है घर आने के उत्सव में ही मनाया जाता है। उसके बाद अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसका जवाब देश की जनता देगी। और ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है हल कर दिया है, अब कोई इसका राजनीतिकरण कैसे कर सकता है? और राजनीतिकरण हो रहा है तो जनता इसको भली भांति प्रकार से देख भी रही है, क्योंकि संतों की जिस प्रकार से अवहेलना हो रही है, संतों की बातों को जिस तरीके से दरकिनार करके जो है तानाशाही से जो है भगवान राम के मामले में जो राजनीति हो रही है, ये किसी पार्टी का कॉपीराइट थोड़ा ही ना है। भगवान राम तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं के हृदय में वैसे ही बसते हैं। उनकी ज्योति हर समय जो है श्रद्धालुओं के दिल में जलती है। राम मंदिर में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी वो दिन दूसरा नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में 14 जनवरी से सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होगा। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में भी चल रही है। सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं कि वहीं खुशखबरी ये है कि उत्तराखंड के 258 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हैं। रामलला के विराजमान होने पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोल का कहना है कि 500 साल के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग बलिदान के साथ लाखों संतों नागरिकों के योगदान के बाद ये पल आया है, जिसका पूरे देश की जनता को इसका इंतजार है। पूरा देश जहां राम की भक्ति में मगन है और देश का हर बच्चा जय श्री राम के नारे लगाता घूम रहा है। और जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है, वैसे वैसे हर किसी व्यक्ति के दिल में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन की लालसा चरम पर पहुंचती जा रही है। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और पूरे देश में एक तरह से सभी इसे एक त्योहार की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं रुद्रप्रयाग में एक समाज सेवी और रुद्रप्रयाग शहर की रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने वाले सुशील गाबा आज पैदल ही अयोध्या की ओर चल दिए हैं। जहां से भी सुशील गाबा निकल रहे हैं, उनके जज्बे का यहां पर देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। मेरा 35 किलोमीटर डेली का टारगेट है। आज चूंकि हमें एक ही हाफ मिला है यात्रा करने के लिए, आज का टारगेट मेरा 20 किलोमीटर का है और 35 किलोमीटर के हिसाब से हमें पहुंच जाना चाहिए 22 तारीख तक। बाकी पहले पहुंचेंगे या बाद में वो प्रभु राम की मर्जी। प्रभु राम जानते हैं कि कब उसने दर्शन कराने हैं। अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं था। सोचा तो था कि गाड़ियों से जाऊंगा, लेकिन पैदल का कार्यक्रम नहीं था। गाड़ियों से जाते तो 12-13 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन अब जब ईश्वर ने बुलाया है तो ईश्वर अपने आप अपने दर्शन देगा। राम दर्शन देंगे, मेरे राम मेरे दर्शन मुझे दर्शन देंगे, इस भाग्य को दर्शन देंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।